एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिए थे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करते हैं। देखो इसमें कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया फिनॉल के केस में, रेफरेंस के कंपैरिजन में वो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मोर एसिडिक होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। तो अब इस केस में अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखो फोर्थ कंपाउंड को तो मान लिया जाए इसमें रेफरेंस मॉलिक्यूल, इट इज फिनॉल। बाकी कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग OCacyl ग्रुप इज प्लस M एंड प्लस I ग्रुप, OCacyl ग्रुप इज प्लस M एंड माइनस I ग्रुप, इट इज प्लस M एंड माइनस I ग्रुप। CHO ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज माइनस I माइनस M, और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो इट इज प्लस M माइनस I ग्रुप। अब आप ध्यान देना, देखो इन ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो OCH3 में माइनस I और प्लस M में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? प्लस M इफेक्ट डोमिनेट्स। इस केस में अगर बात की जाए तो इट्स माइनस M इफेक्ट डोमिनेट्स। इन केस ऑफ फ्लोरीन याद करो हेलोजन्स के केस में I इफेक्ट डोमिनेट करता है M इफेक्ट पर, तो यहां पर डोमिनेटिंग इफेक्ट इज माइनस I। अब आप ध्यान देना, जैसा कि हमने डिस्कस किया विथड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ विथड्रॉइंग ग्रुप इन फिनॉल increases its acidic strength as compared to reference molecule, and presence of electron releasing group decreases acidic strength of phenol as compared to reference molecule। तो फिर तो आप देखो यहाँ प्लस इफेक्ट डोमिनेटिंग है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और ये रेफरेंस, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड ड्यू टू माइनस इफेक्ट आर मोर एसिडिक देन फोर्थ, दैट इज रेफरेंस, एंड फोर्थ इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट ड्यू टू प्लस इफेक्ट इन फर्स्ट। अब सेकंड एंड थर्ड में कंपैरिजन करना है तो देखो सेकंड में विथड्रॉइंग इफेक्ट इज माइनस M और थर्ड में विथड्रॉइंग इफेक्ट इज माइनस I। माइनस M और माइनस I में डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है? माइनस M स्ट्रॉन्ग है, तो माइनस M इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है एज कंपेयर टू माइनस I, तो विथड्रॉइंग इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। मतलब यहां हम बात कर सकते हैं सेकंड इज मोर एसिडिक देन थर्ड ड्यू टू माइनस M इफेक्ट इन सेकंड एंड माइनस I इफेक्ट इन थर्ड, and that is more acidic than fourth reference, and that is more acidic than first plus effect. So overall acidic strength order of these compounds is 2, 3, 4, 1. क्लियर बात ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब इन कंपाउंड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में आप ध्यान दीजिएगा, देखो इन कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड जो हमें मिलता है वो मिलता है इसमें थर्ड कंपाउंड, थर्ड इज मोस्ट एसिडिक। ध्यान देना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट एरर करते हैं। अब मैंने यहाँ पर थर्ड को सबसे ज्यादा एसिडिक रखा है, उसका रीजन आप समझना, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड में अगर बात की जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड में एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। फर्स्ट और सेकंड में कंपाउंड का जो एसिडिक नेचर डिसाइड होगा वो इसके OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिसाइड होगा। थर्ड में ऑल्दो OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन थर्ड कंपाउंड आल्सो, बट इट्स एसिडिक नेचर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नॉट OH ग्रुप। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, सब में OH ग्रुप आपको कॉमन दिखता है तो फिर आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस में इन ग्रुप्स का इफेक्ट कंसिडर करते हुए आप इन कंपाउंड्स का एसिडिक नेचर OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर लेते हैं, और यहीं पर मिस्टेक होती है। क्योंकि आप ध्यान देना, देखो जैसे नाइट्रो ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज विथड्रॉइंग ग्रुप, साइनाइड ग्रुप की अगर बात करें ये भी विथड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ऐसे में आप क्या करते हैं इन ग्रुप्स के विथड्रॉइंग स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हुए, जो इनका विथड्रॉइंग इफेक्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर को कंपेयर करते हुए आप इन कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को OH के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर लेते हैं। जबकि आप देखो थर्ड कंपाउंड में अगर बात की जाए तो नो डाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज विथड्रॉइंग ग्रुप, बट जिस ग्रुप को आप विथड्रॉइंग ग्रुप ले रहे हैं दैट इटसेल्फ इज एन एसिडिक ग्रुप। ये खुद भी तो एक एसिडिक ग्रुप है, और क्या मैं कह सकता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में, जैसा कि जनरल ऑर्डर हमने डिस्कस किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये हम बात कर सकते हैं दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इवन मोर एसिडिक देन फिनॉल।
क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? आप सोचिए इस कंपाउंड का H+ जो रिलीज होगा वो फर्स्ट H+ कहां से रिलीज होगा? OH ग्रुप से या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से? जो स्ट्रॉन्गर एसिडिक ग्रुप है वहां से H+ रिलीज होगा, या हम कह सकते हैं कि जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो H+ के फॉर्म में पहले रिलीज होगा, एंड द मोर एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड इज हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नॉट द हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करते अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को घुमा करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऊपर लिखा होता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर ऊपर लिखा हुआ था तो एकदम पॉइंट ऑफ कंपैरिजन में वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाता है। लेकिन जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए, मिस्टेक के लिए इस तरह से इस मॉलिक्यूल को दिया जाता है। तो ध्यान देना, ग्रुप कहीं भी हो, अगर वो मोर एसिडिक ग्रुप है तो आपको एसिडिक नेचर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं इस कंपाउंड में एसिडिक नेचर को डिसाइड करने के लिए हम बात करेंगे फिनॉल की। यहां भी फिनॉल की, लेकिन यहां पर फिनॉल की नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। और इसी बेसिस पर हमने थर्ड को तो सबसे आगे रख दिया है। आप ऐसा समझ लें कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के रिस्पेक्ट में आप ये कह सकते हैं कि इसकी कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये कंपाउंड जो होगा इसका एसिडिक नेचर जो डिफाइन होगा, जो कंपेयर होगा, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में होगा, OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में नहीं। अब पॉइंट आता है 1 और 2 में। चलिए 1 और 2 में कंपेयर करते हैं। आइए बता सकते हैं 1 और 2 में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? नाइट्रो एंड साइनेट। तो बस इन नाइट्रो और साइनेट ग्रुप का इफेक्ट चेक कर लेते हैं। चलिए ध्यान देना, नाइट्रो ग्रुप यहां पर क्या इफेक्ट शो करेगा? देखो, when nitro group is present on benzene ring, it has two types of effect, -I and -M। लेकिन आप ध्यान देना, यहां पर हम बात करेंगे only -I effect of nitro group will operate for this benzene ring। यहां पर इस ग्रुप का -M इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो पाएगा। और नाइट्रो ग्रुप का रिंग पर -M इफेक्ट ऑपरेट क्यों नहीं होगा? उसका रीजन समझ में आ रहा है? उसका रीजन है SIR। याद करो, SIR कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। When 3 groups are continuously present on benzene ring, SIR is observed in the molecule। और इस केस में क्या होगा? बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से जो मिडिल वाला ग्रुप होगा नाइट्रो ग्रुप, वो रिंग के प्लेन से आउट चला जाएगा। याद करें, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR की एप्लीकेशन यहां पर हमें मिल रही है। और उसी बेसिस पर नाइट्रो ग्रुप अगर रिंग के प्लेन से आउट जाएगा तो इसका रिंग के साथ में रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगा। इसीलिए यहां पर हम बात करें कि नाइट्रो ग्रुप का यहां पर ओनली -I इफेक्ट ऑपरेट होगा। साइनेट की अगर बात की जाए तो याद करो, साइनेट इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल ग्रुप एंड ऑर्थो इफेक्ट इन SIR आर नेवर ऑब्जर्व्ड ऑन स्मॉल ग्रुप्स। साइनेट की अगर बात की जाए तो स्मॉल ग्रुप होने की वजह से इट विल नॉट मूव आउटसाइड द प्लेन, ये प्लेन के आउटसाइड मूव नहीं करेगा। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं यहां पर इसका -I एंड -M दोनों इफेक्ट ऑपरेट होंगे। ये समझ में आ रहा है -I -M क्यों? क्योंकि साइनेट इटसेल्फ इज अ स्मॉल ग्रुप और स्मॉल ग्रुप पर ऑर्थो इफेक्ट या SIR नहीं होता है। इट इज ऑलवेज बल्की ग्रुप दैट मूव्स आउट ऑफ प्लेन। सो साइनेट ग्रुप विल शो बोथ -I एंड -M फॉर रिंग। बस अब आप यहां पर देखो, यहां पर विड्रॉइंग इफेक्ट में द ओनली इफेक्ट इज -I, और यहां पर अगर -M इफेक्ट है तो -M इज स्ट्रॉन्गर देन -I, एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग इफेक्ट इट विल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस फिनॉल अप टू ग्रेटर एक्सटेंट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई सेकंड विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जो एसिडिक नेचर कंपेयर हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में हुआ है। जबकि इन दोनों में एसिडिक नेचर जो कंपेयर होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में होगा। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और इन दोनों में तो यहां पर -M और यहां पर -I इफेक्ट है। क्लियर बात ये? सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स। सो फाइनल ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड इज 3 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आपको इस तरह का क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में मिल जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान देना। देखो यहां पर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में ग्रुप सब में कॉमन है नाइट्रो ग्रुप, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है ऑर्थो मेटा एंड पैरा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका हमने पहले भी डिस्कस किया है, कार्बोकेटाइन या कार्बन एंड स्टेबिलिटी में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे अच्छा तरीका होता है पहले यहाँ पर इन ग्रुप का जो इफेक्ट कंपाउंड में ऑपरेट हो रहा है वो इफेक्ट हम सबसे पहले लिख लें। कैसे? आप देखो इसको, इस मॉलिक्यूल को तो मान लिया जाए यहाँ पर रेफरेंस मॉलिक्यूल,
अब यहां पर आप देखो देखो क्या मैं कह सकता हूं, इसको हमने रेफरेंस इसलिए लिया बिकॉज दिस पार्ट इज कॉमन टू ऑल, सब में ये पार्ट कॉमन है। अब इनमें एक्स्ट्रा क्या है, नाइट्रो ग्रुप विद डिफरेंट पोजीशन, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब इस नाइट्रो ग्रुप का इस फिनॉल के लिए क्या इफेक्ट ऑपरेट होगा, पहले हम वो लिख लें। देखो नाइट्रो ग्रुप का इस फिनॉल के लिए इफेक्ट ऑपरेट होगा -M -I इफेक्ट। और ध्यान देना यहां पर एक और इफेक्ट इस नाइट्रो ग्रुप का ऑपरेट होगा एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर इसका एक इफेक्ट और भी ऑपरेट होगा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देखो H of phenol, H of OH group will be involved in hydrogen bonding with nitro group। यहां पर इस H का नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ में H बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट होगा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड इन दिस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो यहां पर -M एंड -I इफेक्ट ऑपरेट होगा। और इस केस में अगर बात की इस केस में अगर हम बात करें तो -I इफेक्ट ऑपरेट होगा क्योंकि मेटा पोजीशन पर M इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर -M एंड -I दोनों इफेक्ट ऑपरेट होंगे, राइट। चलिए अब आप ध्यान देना, देखो मैंने आपसे कहा था इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सबसे पहले जो जो इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं वो हम लिख लें। अब आपको क्या करना है, इन इफेक्ट्स में डोमिनेटिंग इफेक्ट को सेलेक्ट करना है। और डोमिनेटिंग इफेक्ट को अगर मैं सेलेक्ट करना है तो देखो दिस इज रेफरेंस मॉलिक्यूल। इन 3 इफेक्ट्स में अगर मैं डोमिनेटिंग इफेक्ट की बात करूं, एक जनरल ऑर्डर आप माइंड में रखेंगे। देखो इन 3 इफेक्ट्स में अगर बात की जाए तो सबसे पहले कंपैरिजन का बेसिस होगा इसमें M इफेक्ट। सबसे पहले इसमें कंपैरिजन का बेसिस होगा M इफेक्ट। अगर कंपैरिजन M इफेक्ट के बेसिस पर पॉसिबल नहीं हुआ देन वी हैव टू कंसीडर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज द सेकंड फैक्टर। अगर M इफेक्ट के बेसिस पर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है तो फिर हम इसमें सेकंड फैक्टर कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर थर्ड फैक्टर में सबसे लास्ट में हम लेंगे I इफेक्ट। तो ये एक जनरल ऑर्डर आप माइंड में रखें इन फैक्टर्स को अप्लाई करने का, एक जनरल सीक्वेंस आप माइंड में रखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग M इफेक्ट और I इफेक्ट में अगर बात की जाए तो आप इसको इस तरह से माइंड में रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल डोमिनेट I इफेक्ट बट इट विल नॉट डोमिनेट M इफेक्ट। सबसे पहले कंपैरिजन का बेसिस M इफेक्ट होगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और फिर I इफेक्ट होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर तो आप देखो क्योंकि इन 3 में द मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट इज M इफेक्ट, सो वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट फर्स्ट। सबसे पहले हमने इसमें M इफेक्ट को सेलेक्ट किया तो यहां पर कंपैरिजन का बेसिस पहले M इफेक्ट होगा। उसके बाद में अगर बात की जाए द ओनली इफेक्ट इज -I एंड इन -M एंड -I डोमिनेटिंग इज -M। चलिए अब यहां पर हम डोमिनेटिंग इफेक्ट को सेलेक्ट कर चुके हैं और अब इस सिलेक्शन के बाद में क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो देखो रेफरेंस, विथड्रॉइंग इफेक्ट एंड विथड्रॉइंग इफेक्ट। क्या हम बात कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एज कंपेयर टू रेफरेंस मॉलिक्यूल। मतलब ये बात तो कंफर्म है, देखो ध्यान देना ये बात यहां पर कंफर्म है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर मोर एसिडिक देन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी में विथड्रॉइंग इफेक्ट है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान देना, देखो सेकंड एंड फोर्थ में -M इफेक्ट है और थर्ड में -I है। -M इज स्ट्रॉन्गर देन -I और विथड्रॉइंग इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो फिनॉल के एसिडिक नेचर को उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि सेकंड एंड फोर्थ आर मोर एसिडिक देन थर्ड विच इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। क्या बात समझ में आ रही है? देखो सेकंड एंड थर्ड में -M इफेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ में -M इफेक्ट है, थर्ड में -I इफेक्ट है और फर्स्ट यहां पर रेफरेंस मॉलिक्यूल है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब हमें कंपैरिजन करना है सेकंड एंड फोर्थ में। चलिए बताएं सेकंड एंड फोर्थ में -M इफेक्ट कहां पर ज्यादा होगा? आंसर है इक्वल। क्या हम बात कर सकते हैं, M इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इट विल बी इक्वल फॉर ऑर्थो एंड पैरा। M इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप अफेक्ट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इक्वली। मतलब यहां पर M इफेक्ट अगर इक्वल है तो अब इस केस में हम बात कर सकते हैं कि सेकंड एंड फोर्थ में कंपैरिजन का बेसिस M इफेक्ट नहीं हो सकता। और अगर कंपैरिजन M इफेक्ट के बेसिस पर पॉसिबल नहीं है तो अब हमें नेक्स्ट फैक्टर को सिलेक्ट करना होगा और वो नेक्स्ट फैक्टर यहां पर क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको सीक्वेंस में बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इफेक्ट है वो I इफेक्ट को तो डोमिनेट करता है बट M इफेक्ट को डोमिनेट नहीं करता है। तो अब यहां पर सेकंड फैक्टर सीक्वेंस में आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अब आप ध्यान देना यहां पर अगर मुझे अब सेकंड फैक्टर को सीक्वेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर करना है जबकि यहां पर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर जो होगा वो 4 से कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहा है, द हाइड्रोजन, ध्यान देना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द हाइड्रोजन विच इज टू बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन इज ट्रैप्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन यहां पर H+ के फॉर्म में रिलीज होना था वो हाइड्रोजन ही यहां पर क्या हो चुका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ट्रैप हो चुका है। और अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ट्रैप हो चुका है तो फिर तो इस कंपाउंड की H+ रिलीज होने की जो टेंडेंसी होगी वो इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड विल बी लेस एसिडिक देन फोर्थ। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो फिर तो हम बात कर सकते हैं इसमें फोर्थ इज मोस्ट एसिडिक, देन सेकंड, फोर्थ इज मोस्ट एसिडिक, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। ये इस क्वेश्चन का फाइनल ऑर्डर होगा। फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड और फर्स्ट। फोर्थ सेकंड से ज्यादा एसिडिक क्यों समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर जो हमने कंपैरिजन किया है वो किस बेसिस पर कंपैरिजन किया है, H बॉन्डिंग के बेसिस पर कंपैरिजन किया है। इस केस में अगर बात की जाए तो थर्ड समझ में आ रहा है, फोर्थ और सेकंड से लेस एसिडिक क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड एंड फोर्थ में -M इफेक्ट है जबकि थर्ड में -I इफेक्ट है। और फर्स्ट सबसे पीछे क्यों, क्योंकि वो रेफरेंस मॉलिक्यूल है और रेफरेंस मॉलिक्यूल का एसिडिक नेचर उन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल से कम होगा जिनमें विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो थर्ड सेकंड फोर्थ में सभी में विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये सब फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक है। तो ये इस क्वेश्चन में ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। आप इसको इस तरह से माइंड में रख सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक मिला हमें यहाँ पर पैरा वाला कंपाउंड, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दैट इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड दैट इज मोर एसिडिक देन द रेफरेंस मॉलिक्यूल फिनॉल। तो ये यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, पैरा, ऑर्थो, मेटा एंड फिनॉल। क्लियर बात? ये पैरा ऑर्थो से ज्यादा एसिडिक क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर। ऑर्थो मेटा से ज्यादा एसिडिक क्यों, क्योंकि ऑर्थो में -M इफेक्ट है जबकि मेटा में ओनली -I इफेक्ट है। और मेटा फिनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों, क्योंकि मेटा में -I इफेक्ट विड्रॉइंग ग्रुप है जो रेफरेंस मॉलिक्यूल से इसको ज्यादा एसिडिक बनाता है। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स। क्लियर बात? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में इन कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं। देखो यहां पर फिर से आपको नाइट्रोफिनॉल दिया है और जैसे कि हमने डिस्कस किया इस केस में अगर बात की जाए, ध्यान देना, इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं, द मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट इज -M, although this nitro group will have two more effects for the molecule, that is hydrogen bonding and I effect. इस नाइट्रो ग्रुप का यहां पर 3 इफेक्ट ऑपरेट होंगे। ये तो अभी हमने किया है, यही तो मॉलिक्यूल है, तो 3 इफेक्ट्स यहां पर ऑपरेट हो रहे हैं, -M, -I एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा इन 3 इफेक्ट का सीक्वेंस जो हमारे पास रहेगा उसमें सबसे पहले हमें कंसिडर करना होगा -M। हाँ, -M के बेसिस पर अगर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोचेंगे। क्लियर हो रही बात? ये तो यहां -M, इस केस में भी -M, यहां पर अगर बात की जाए तो -M एंड 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट फॉर -M, 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट फॉर -M एंड इन दिस केस 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट फॉर -M। यहां पर 3 ग्रुप्स का -M इफेक्ट ऑपरेट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप देखो क्या मैं कह सकता हूं, विड्रॉइंग इफेक्ट जितना स्ट्रांग होगा कंपाउंड का एसिडिक नेचर उतना ज्यादा हो जाएगा। तो फिर तो इस केस में हम कह सकते हैं फोर्थ इज मोस्ट एसिडिक, द कंपाउंड फोर्थ इज मोस्ट एसिडिक विद मैक्सिमम नंबर ऑफ -M ग्रुप्स। उसके बाद में आ जाएगा इसमें थर्ड। और अब अगर बात करें फर्स्ट एंड सेकंड में तो बता सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में -M कहां पर ज्यादा है। देखो दोनों में नंबर ऑफ -M ग्रुप सेम है, 1 ग्रुप। और ऑर्थो एंड पैरा पर जैसे कि अभी हमने बात की है, ऑर्थो एंड पैरा पर M इफेक्ट इक्वल होता है। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं M इफेक्ट इज इक्वल। और अगर M इफेक्ट इक्वल है तो अब कंपैरिजन में हम सेकंड फैक्टर क्या लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां हम बात कर सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विल बी लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो फिर तो सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखो ये तो आपके 12th एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो आप आंसर दे सकते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंपाउंड। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से लेस एसिडिक क्यों है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग will reduce the tendency of compound to release proton.
because the hydrogen which is to be released in the form of proton is trapped in hydrogen bonding. क्या बात समझ में आ गई? तो ये इसमें ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर है और इसमें एक मैं आपको कंपाउंड का नेम भी लिखवा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है. द कंपाउंड नंबर 4. दिस कंपाउंड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. और ध्यान देना 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज नोन एज पिक्रिक एसिड. दिस कंपाउंड इज नोन एज पिक्रिक एसिड. ये नेम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे. Trinitrophenol is called picric acid and due to presence of 3 strong minus M groups. ध्यान देना, स्टेटमेंट पर ध्यान देना. In case of picric acid, due to presence of 3 strong minus M groups in the compound, its acidic nature gets exceptionally increased. इन तीन strong withdrawing group की वजह से, इन 3 strong minus M group की वजह से इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर जो है वो एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाता है. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. द करेक्ट आंसर इज 4, 3, 2, 1. क्लियर बात ये. सो दिस इज अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल. अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है. देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन हम डिस्कस कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ही हम डिस्कस कर रहे हैं. मैं अब इसमें क्वेश्चन प्रोफाइल में फिर चेंज कर रहा हूं. जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन प्रोफाइल में फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स दिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफाइल में बात करूंगा बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड. चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करते हैं. जो हमने डिस्कस किया था एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, उससे रिलेटेड कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था. मैं रिपीट कर देता हूं. दो फैक्टर्स की हमने बात की थी. एक तो हम बात करते हैं देखो इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और ये हमने डिस्कस किया था कि दैट इज एप्लीकेबल फॉर मेटा एंड पैरा कंपाउंड्स. और सेकंड हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट एंड एसआईआर. और जैसे कि हमने डिस्कस किया था दोज सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इन विच ऑर्थो इफेक्ट और एसआईआर इज प्रेजेंट, इट विल मेक द कंपाउंड मोर एसिडिक देन रेफरेंस मॉलिक्यूल. बस इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं डिस्कस कर रहा हूं. आप ध्यान देना. देखो बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की. आप ध्यान देना, इन कंपाउंड्स में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 2 कंपाउंड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. देखो पहले 2 कंपाउंड्स तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, बट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड्स आर फिनॉल्स. और याद करें हमने एक जनरल ऑर्डर भी डिस्कस किया था कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए. मैंने आपसे कहा था सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड से लेस एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक होता है फिनॉल, फिनॉल से लेस एसिडिक होगा वाटर, वाटर से लेस एसिडिक होगा अल्कोहल, और अल्कोहल से लेस एसिडिक होता है अल्काइन. ये एक जनरल ऑर्डर मैंने आपको बताया था. एक्सेप्शनल केसेस को अगर हटा दिया जाए तो इट इज अ जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स. उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट एंड सेकंड आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, थर्ड एंड फोर्थ आर फिनॉल. सो 1 and 2 will be more acidic than 3 and 4. 1 and 2 being carboxylic acids will be more acidic than 3 and 4 which are phenols. तो इसका मतलब आप ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 1 and 2 are more acidic than 3 and 4. पहला पॉइंट तो ये 1 and 2 are more acidic than 3 and 4. अब बात करते हैं 1 and 2 में. देखो 1 and 2 में अगर हम बात करें तो इट इज बेंजोइक एसिड एंड इट इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड. और जैसा कि हमने डिस्कस किया बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की अगर बात की जाए और अगर ग्रुप मेटा या पैरा पोजीशन पर है तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. ध्यान देना, इसको तो मान लेते हैं रेफरेंस. और मिथाइल ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. और क्या मैं कह सकता हूं रिलीजिंग ग्रुप विल डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड. ऐसा हमने डिस्कस किया है. देखो कि कंपाउंड का एसिडिक नेचर की अगर बात की जाए तो जो रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, रिलीजिंग ग्रुप जो होगा वो कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को रेफरेंस के कंपैरिजन में डिक्रीज कर देगा. मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि 1 and 2 में 1 इज मोर एसिडिक देन 2. सेकंड कम एसिडिक क्यों समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है. और जैसे कि हमने कंसेप्ट डिस्कस किया कि रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है. अब बात करते हैं 3 and 4 की. देखो 3 and 4 दोनों फिनॉल्स हैं. इट इज फिनॉल एंड इट इज सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल. और इसमें भी आप याद करो, इसमें हमने कंसेप्ट वही डिस्कस किया था डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप
it will increase acidic strength of the compound as compared to reference molecule phenol. And if a substituent is electron releasing group, it will decrease acidic strength as compared to reference molecule. तो ऐसा करते हैं, इसको तो मान लेते हैं रेफरेंस मॉलिक्यूल, और यहाँ पर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन विल हैव टू इफेक्ट्स, प्लस एम एंड माइनस आई. बता सकते हैं डोमिनेट कौन करेगा, प्लस एम या माइनस आई? आंसर है माइनस आई. याद करो हेलोजेंस में आई इफेक्ट डोमिनेट करता है एम इफेक्ट पर, तो इस केस में हम बात कर सकते हैं इट्स माइनस आई इफेक्ट विल डोमिनेट. एंड इफ माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटिंग, withdrawing effect of chlorine, the net effect is withdrawing because minus I effect is dominating. So its net withdrawing effect will increase acidic strength of compound as compared to reference molecule. So 3 will be more acidic than 4. ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. क्लियर होगी बात ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो सारे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए हैं, तो फिर तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर OCH3 ग्रुप है, दैट इज प्लस एम एंड माइनस आई ग्रुप, एंड डोमिनेटिंग इज प्लस एम. नाइट्रो ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज माइनस एम एंड माइनस आई ग्रुप एंड डोमिनेटिंग इज माइनस एम. CH3 group is electron releasing group and this molecule can be considered as reference molecule. अब जरा देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि विड्रॉइंग इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और रिलीजिंग इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है रेफरेंस के कंपैरिजन में, तो फिर तो आप ध्यान देना फर्स्ट एंड सेकंड में जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो विड्रॉइंग है. फर्स्ट एंड सेकंड में जो डोमिनेटिंग इफेक्ट फर्स्ट में जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो रिलीजिंग है और सेकंड में जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो विड्रॉइंग है. आप ध्यान देना, फर्स्ट में डोमिनेटिंग इफेक्ट इज रिलीजिंग प्लस एम और सेकंड में डोमिनेटिंग इफेक्ट इज विड्रॉइंग माइनस एम. थर्ड में रिलीजिंग इफेक्ट है, तो क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब विड्रॉइंग इफेक्ट की अगर बात की जाए तो केवल और केवल सेकंड कंपाउंड में विड्रॉइंग इफेक्ट यहां पर डोमिनेट कर रहा है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं सेकंड विल बी मोर एसिडिक देन फोर्थ, क्योंकि सेकंड में विड्रॉइंग इफेक्ट है माइनस और फोर्थ को हमने यहां पर रेफरेंस कंसीडर किया है. और अब आप ध्यान देना फर्स्ट एंड थर्ड में अगर आप देखेंगे तो थर्ड में भी रिलीजिंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है मिथाइल ग्रुप का और फर्स्ट में भी OCH3 का डोमिनेटिंग इफेक्ट प्लस एम है, मतलब रिलीजिंग इफेक्ट है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं 1 and 3 विल बी लेस एसिडिक देन फोर्थ. ये बात समझ में आ रही है? विड्रॉइंग इफेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और रिलीजिंग इफेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी रेफरेंस के कंपैरिजन में. अब हमें बात करना है 1 and 3 के लिए. देखो 1 and 3 में अगर बात की जाए तो 1 में जो रिलीजिंग इफेक्ट है वो प्लस एम है और थर्ड में अगर बात की जाए तो मिथाइल ग्रुप रिलीजिंग इफेक्ट शो कर रहा है. क्या मैं कह सकता हूं प्लस एम इफेक्ट जो होगा वो मिथाइल के रिलीजिंग इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रांग होगा. ये बात समझ में आ रही है? तो मिथाइल तो प्लस एम शो नहीं कर सकता, तो मिथाइल का जो रिलीजिंग इफेक्ट है उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली प्लस एम इफेक्ट तो स्ट्रांग होगा. और क्या मैं कह सकता हूं प्लस इफेक्ट जितना स्ट्रांग होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगी. तो फिर तो आप कह सकते हैं फर्स्ट में क्योंकि रिलीजिंग इफेक्ट इज स्ट्रांग एज कंपेयर टू इन थर्ड, so in this case acidic strength will be decreased up to greater extent, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है वो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर है. यहां पर जो रिलीजिंग इफेक्ट है वो थर्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहां पर रिलीजिंग इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट हो रहा है प्लस एम, जबकि मिथाइल प्लस एम तो शो नहीं कर पाएगा, तो मिथाइल का जो रिलीजिंग इफेक्ट है वो वीक होगा. यहां पर OCH3 का जो नेट रिलीजिंग इफेक्ट होगा प्लस एम के थ्रू वो यहां पर स्ट्रॉन्गर होगा और रिलीजिंग इफेक्ट प्लस इफेक्ट जितना स्ट्रांग होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगी. मतलब इस केस में कह सकते हैं थर्ड विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट. सो दिस इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स. क्लियर हो रही बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 4 कंपाउंड्स हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए दिए हुए हैं, आप देखो ये सभी कंपाउंड्स फिर से बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड वाले कंपाउंड्स हैं. चलिए अब ध्यान देना, देखो इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल को तो कंसीडर किया जाए रेफरेंस. फर्स्ट मॉलिक्यूल को तो हम यहां पर रेफरेंस मान लेते हैं. इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप्स, क्या मैं बात कर सकता हूं दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. ये यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं. नेक्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए तो ध्यान देना यहां पर भी रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन अब यहां पर मेन पॉइंट आप ध्यान देना, नाउ इट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड. आप ध्यान देना, मतलब या फिर ये कह सकते हैं कि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट में से एक सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है. और याद करें अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वहां पर फिर हम बात कर सकते हैं ऑर्थो इफेक्ट की. तो इस केस में हम बात कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ
ऑर्थो इफेक्ट। यहां पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्थो इफेक्ट वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और क्या मैं कह सकता हूं फोर्थ कंपाउंड में 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग एंड ऑल द 3 ग्रुप्स आर बल्की, सो नाउ इन दिस कंपाउंड SIR इज ऑपरेटिंग। यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ में हम कौन सा फैक्टर लेंगे? SIR, क्योंकि आप याद करो ग्रुप के अगर इलेक्ट्रॉनिक नेचर की हम बात कर रहे हैं, याद करें ग्रुप के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक नेचर की बात कर रहे हैं तो ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक नेचर हमें कब कंसीडर करना होता है? व्हेन द ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन मेटा और पैरा पोजीशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, देखो इलेक्ट्रॉनिक नेचर इट इज एप्लीकेबल फॉर मेटा एंड पैरा पोजीशंस, क्योंकि अगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है तो वहां पर फिर हम बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट या SIR की। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो कंपाउंड होता है वो रेफरेंस के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है, एक्सेप्ट वन एक्सेप्शनल केस दिस कंपाउंड, और SIR वाला कंपाउंड और भी ज्यादा एसिडिक होता है। तो अब यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट मॉलिक्यूल को हमने रेफरेंस कंसीडर किया, यहां पर ग्रुप मेटा पैरा पोजीशन पर है तो यहां पर ऑर्थो इफेक्ट वाले कंडीशन तो है नहीं बेंजोइक एसिड के लिए। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए ऑर्थो इफेक्ट वाली कंडीशन तो है नहीं, वो तो तब होती है जब इसके एडजेसेंट में ग्रुप प्रेजेंट होता। तो यहां पर हम ग्रुप के नेचर की बात करेंगे, दैट इज रिलीजिंग ग्रुप। यहां पर एडजेसेंट में ग्रुप प्रेजेंट है तो यहां मैंने ऑर्थो इफेक्ट वाली कंडीशन ली है, और यहां पर दोनों साइड में एडजेसेंट में ग्रुप प्रेजेंट है तो यहां पर SIR वाली कंडीशन ली है। और क्या मैं कह सकता हूं फिर तो SIR वाले मॉलिक्यूल और ऑर्थो इफेक्ट वाले मॉलिक्यूल जो होंगे वो रेफरेंस मॉलिक्यूल से ज्यादा एसिडिक होंगे। क्लियर हो रही बात है? इसका मतलब इस केस में हम कह सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ आर मोर एसिडिक देन फर्स्ट। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ में अगर बात की जाए तो ये ऑर्थो इफेक्ट एंड SIR वाले केसेस हैं इन विच कंपाउंड्स आर मोर एसिडिक देन रेफरेंस मॉलिक्यूल। फर्स्ट इज रेफरेंस मॉलिक्यूल। अच्छा बताओ फर्स्ट एंड सेकंड में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? क्या मैं कह सकता हूं सेकंड में अगर रिलीजिंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है तो रिलीजिंग ग्रुप तो कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को रेफरेंस के कंपैरिजन में डिक्रीज कर देता है, तो फिर तो सेकंड विल बी लेस एसिडिक देन फर्स्ट, इट इज ड्यू टू प्लस इफेक्ट। ये बात समझ में आ रही है? अब 3 एंड 4 में अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं SIR वाला मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो इफेक्ट वाले मॉलिक्यूल से, तो फिर तो फोर्थ इज मोर एसिडिक देन थर्ड। सो 4 3 1 2 इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ these compounds। क्या बात क्लियर होगी? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने इन 4 कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया है। क्लियर होगी बात ये? नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो इसमें जो कंपाउंड्स आपको दिए हैं इन कंपाउंड्स के एसिडिक नेचर को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपाउंड्स आपको क्या क्या दिए हुए? देखो फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ध्यान देना यहां पर जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए वन इज फॉर्मिक एसिड, सेकंड इज बेंजोइक एसिड, एंड थर्ड इज एसिटिक एसिड। और इन 3 कंपाउंड्स के अगर आप एसिडिक नेचर को कंपेयर करते हैं तो पहले मैं इसका आंसर बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन में कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हमें मिलता है वो ऑर्डर ये मिलता है। यहां पर इन कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें ये मिलता है, फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। देखो हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट किया होगा, इस क्वेश्चन को जब आपने ट्राई किया होगा तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट का आंसर 1 2 3 ना कर कुछ डिफरेंट आया होगा। मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज 1 greater than 2 greater than 3। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट का आंसर इससे डिफरेंट रहा हो, मे बी कुछ स्टूडेंट का आंसर इसमें रहा हो 1 3 2, लेकिन आप ध्यान देना द करेक्ट आंसर इज 1 2 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, देखो यहां पर ये जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं 1 2 3 ये एक्चुअली प्रैक्टिकल बेसिस पर है। ध्यान देना ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेसिस पर है। प्रैक्टिकल बेसिस पर अगर हम बात करें, के वैल्यूज के बेसिस पर अगर हम बात करें तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। आप ध्यान देना ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 3, फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ये एक्चुअली ओवरऑल ऑर्डर जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस पर है। इट इज अ प्रैक्टिकल फैक्ट। देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, हो सकता है आपने कंसेप्ट अप्लाई किया हो। आप जैसा कि याद करें ये तो हमने डिस्कस किया ही है
कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड? मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये तो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था जब हमने बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट और एसआईआर की बात की थी। तब हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो देखो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो आपने फॉर्मिक और बेंजोइक एसिड में डेफिनेटली आपने फॉर्मिक को बेंजोइक एसिड से ज्यादा रखा होगा, लेकिन आप ध्यान देना, जिस कंसेप्ट से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, उसी कंसेप्ट को जब आप आगे अप्लाई करते हैं एसिटिक एसिड के लिए तो आपका आंसर गलत हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर एक्चुअली आता है फॉर्मिक, एसिटिक एंड बेंजोइक एसिड। और प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में यही है, आप ध्यान देना। एक्चुअली क्या, देखो, इन थ्री कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हम थियोरेटिकली कंपेयर करें, मैंने आपसे कहा कि ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है, प्रैक्टिकल वैल्यूज के बेसिस पर ऑर्डर मैंने आपको बताया कि फॉर्मिक बेंजोइक से ज्यादा एसिडिक है और बेंजोइक एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। अगर हम बात करें कि हम अगर इन थ्री कंपाउंड्स को थियोरेटिकली कंपेयर करें तो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान देना। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि इन थ्री कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को आप एक कॉमन कंसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट समझना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको सुनना अच्छे से, क्योंकि ये सब कुछ डिस्कस करने के बावजूद भी कई बार स्टूडेंट गलतियां करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सुनिए, इस पॉइंट को अच्छे से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस में आगे मिस्टेक ना करें। तो मैंने आपसे कहा, देखो, ये जो 1 2 3 ऑर्डर है ये के वैल्यूज के बेसिस पर है, प्रैक्टिकल फैक्ट है। क्वेश्चन है थियोरेटिकली कंपेयर करने में प्रॉब्लम क्या है, तो थियोरेटिकली कंपेयर करने में प्रॉब्लम ये इन थ्री कंपाउंड्स को कि अगर आप एक कॉमन कंसेप्ट अप्लाई करना चाहें तो एक कॉमन कंसेप्ट से आप इन थ्री कंपाउंड्स के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो, आप ध्यान देना, फॉर्मिक एंड बेंजोइक एसिड को अगर आपको कंपेयर करना है तो ये तो हमने कंपैरिजन कर लिया है, लेकिन वही कंसेप्ट जब आप बेंजोइक और एसिडिक एसिड को कंपेयर करने के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर ये ऑर्डर फेल हो जाता है, ये ऑर्डर गलत हो जाता है, मतलब आपको कुछ और डिफरेंट ऑर्डर मिलता है। प्रॉब्लम यहां पर ये कि अगर आपको इन थ्री कंपाउंड्स को थियोरेटिकली कंपेयर करना है तो कंपेयर तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको दो कंसेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। आप एक कॉमन कंसेप्ट से इन थ्री कंपाउंड्स के एसिडिक नेचर को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आपको यहां पर दो कंसेप्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। आप ध्यान देना, फॉर्मिक और बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए आपको एक कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और बेंजोइक और एसिडिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए आपको एक डिफरेंट कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको इस तरह से क्वेश्चन को करें कि फॉर्मिक और बेंजोइक एसिड को अलग से कंपेयर करें और बेंजोइक और एसिडिक एसिड को अलग से कंपेयर करें, तो एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक और एसिडिक एसिड को आप अलग से कंपेयर करें अलग कंसेप्ट अप्लाई करते हुए, तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं विद अ डिफरेंट कंसेप्ट कि बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड, और फिर आप एक ओवरऑल ऑर्डर बना सकते हैं कि फॉर्मिक बेंजोइक से ज्यादा एसिडिक है एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, बेंजोइक एसिडिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है दूसरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब तीनों को अगर मैं ऑर्डर में अरेंज करूं तो फॉर्मिक सबसे ज्यादा, फिर बेंजोइक और फिर एसिडिक एसिड। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि हम इसमें दो कंसेप्ट्स को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, लॉजिकली अगर बात की जाए तो आपका भी ये क्वेश्चन हो सकता है, इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि हम दो कंसेप्ट क्यों अप्लाई करेंगे, हम तो कोई कॉमन कंसेप्ट की बात करेंगे। अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो हम तो तीनों कंपाउंड्स को कंपेयर करने के लिए कॉमन कंसेप्ट की बात करेंगे ना, दो कंसेप्ट क्यों। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जो ओवरऑल ऑर्डर है ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है, लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि थ्योरेटिकली आप दो कंसेप्ट्स को यूज करके इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना जरूरी है कि वो दो कंसेप्ट्स कौन से हैं जिनको यूज करके हम इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम कई बार हो सकती है, लेकिन ये बात अगर आप समझे हुए हैं कि इस क्वेश्चन में हम कौन से दो कंसेप्ट्स को अप्लाई करके इन थ्री कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि which two concepts can be applied, can be used to explain this order of acidic strength of these three compounds। वो कौन से दो कंसेप्ट्स हैं जिनको यूज करके हम इन थ्री कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रैक्टिकल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें दो कंसेप्ट्स को अप्लाई करना होगा। अब ये दो कंसेप्ट्स क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिडिक एसिड। नाउ हाउ दिस order of acidic strength of these three compounds can be explained by using two concepts we are discussing on this point।
आप ध्यान देना, देखो फॉर्मिक और बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। याद करें, बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में जब हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो इफेक्ट और एसआईआर ये फैक्टर भी हम यूज करते हैं बेंजोइक और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए। और उसी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फॉर्मिक और बेंजोइक एसिड में अगर बात की जाए तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। आप ध्यान देना, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। और याद करें ये कंपैरिजन हमने किस बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आप ध्यान देना, फॉर्मिक एसिड में आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो रेजोनेंस है दैट इज 100%। 100% रेजोनेंस का मतलब whatever resonance is expected in a carboxylic group that is present in carboxylic group of formic acid, since hydrogen does not affect in any way the resonance of carboxylic group। इस carboxylic group के resonance को हाइड्रोजन किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो रेजोनेंस है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं वो रेजोनेंस फॉर्मिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट है। लेकिन आप याद करें बेंजोइक एसिड में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो रेजोनेंस है वो कम है। और रेजोनेंस कम क्यों है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो CO ग्रुप है वो बेंजीन के पाइबोन के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, तो ये CO ग्रुप रिंग के साथ में भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। और अगर CO ग्रुप रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर का, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इस CO ग्रुप की रिंग और लोन पेयर के बीच में शेयरिंग हो रही है। ऐसे डिस्कस किया हमने और इस बेसिस पर हमने बात की है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग का जो रेजोनेंस है वो OH ग्रुप के लोन पेयर के रेजोनेंस को कॉम्पीट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो इंटरनल रेजोनेंस है जिसे हमने लिखा है रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट गेट्स डिक्रीज्ड। और याद करें हमने डिस्कस किया है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रेजोनेंस जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया फॉर्मिक और बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसी कंसेप्ट को इस एसिडिक एसिड के लिए भी अप्लाई कर लें। देखो अगर आप सेम कंसेप्ट, ध्यान देना, यही कंसेप्ट अगर आप बेंजोइक और एसिडिक एसिड के कंपैरिजन में अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है जरा आप ध्यान देना, हमने कहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फॉर्मिक एसिड इज हैविंग 100% रेजोनेंस। यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रेजोनेंस 100% है, जबकि यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रेजोनेंस कम है, क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेजोनेंस को रिंग का रेजोनेंस कॉम्पीट कर रहा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रेजोनेंस कम होने की वजह से ये लेस एसिडिक है। यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रेजोनेंस ज्यादा है, 100% है, इसलिए ज्यादा एसिडिक है। अब ऐसे में आप सोचिए अगर मैं एसिटिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस तो यहां भी 100% है ना। आप सोचिए रेजोनेंस तो यहां भी 100% है, क्योंकि इस लोन पेयर का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस है। क्या CO ग्रुप CH3 के साथ कोई रेजोनेंस कर पाएगा? आंसर है नो। इसका मतलब यहां पर भी CO ग्रुप का लोन पेयर के साथ में रेजोनेंस 100% है। तो हम कह सकते हैं मिथाइल जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेजोनेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक वैसा जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में फिर हम बात कर सकते हैं कि अगर एसिटिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी अगर 100% रेजोनेंस है तो फिर तो ये बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। जबकि प्रैक्टिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात करूं, तो एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो आप ध्यान देना, इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो उसके अकॉर्डिंग सिंस रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड इज 100% while in this case it is less, so acetic acid should be more acidic than benzoic acid, but the fact is acetic acid is less acidic than benzoic acid। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजोनेंस हमने फॉर्मिक और बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए अप्लाई किया है वो कंसेप्ट यहां पर फेल हो रहा है। ये तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है यहां पर कि जिस कंसेप्ट से हमने फॉर्मिक और बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया वो कंसेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो क्वेश्चन है फिर बेंजोइक और एसिडिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर कैसे करेंगे? मैंने आपसे क्या कहा, हमें इस ऑर्डर को, इस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दो कंसेप्ट्स का यूज करना होगा। अब जो सेकंड कंसेप्ट मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि व्हाई बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। और वो सेकंड कंसेप्ट आप ध्यान देना क्या होगा, अगर हमें इन दो कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो यहां पर आप वो जनरल कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जो अभी तक हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की
कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए यूज किया था। वो जनरल कंसेप्ट क्या था, याद करें, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्या याद आ रहा है कंसेप्ट? ये याद करें, ये तो मैंने आपको आई फैक्ट में भी एक्सप्लेन किया था। रेजोनेंस की एप्लीकेशन जब हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टार्ट की थी, वहां पर भी हमने ये कंसेप्ट अप्लाई किया था। इनफैक्ट ये एक जनरल कंसेप्ट है, आप कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो अब जो कंसेप्ट मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आप ध्यान देना, अगर इन दो कंपाउंड्स के आप कॉन्जुगेट बेस बनाएं और उनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें, तो वी कैन इजीली एक्सप्लेन व्हाई बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। चलिए अप्लाई करते हैं और ध्यान देना। देखो, बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमारे पास ये हो जाएगा, H+ को मैंने रिमूव कर दिया है, और एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ध्यान देना, देखो दोनों में COO- पार्ट तो कॉमन है, तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग मैं कंपेयर कर रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं, इस कॉमन पार्ट के लिए COO- के लिए मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। दिस मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप फॉर दिस कॉमन पार्ट इन दीज टू कॉन्जुगेट बेस। और फिनाइल ग्रुप की अगर बात की जाए तो बता सकते हैं फिनाइल ग्रुप का इस COO- के लिए क्या इफेक्ट होगा। ध्यान देना, फिनाइल ग्रुप के लिए हम कह सकते हैं इट इज -I ग्रुप, और साथ में क्या मैं कह सकता हूं, नॉट ओनली -I इफेक्ट, रेजोनेंस विल आल्सो ऑपरेट बिटवीन रिंग एंड दिस COO- ग्रुप। क्या समझ में आ रहा है? यहां पर इस पाई बॉन्ड का इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन है, तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि साथ में रिंग और COO- के बीच में रेजोनेंस भी ऑपरेट होगा। ये बात क्लियर हो रही है? चलिए, इन दिस केस द ओनली इफेक्ट इज प्लस आई। यहां पर अगर बात की जाए तो द ओनली इफेक्ट इज प्लस आई इफेक्ट, और क्योंकि यहां पर ध्यान देना, क्योंकि यहां पर COO- और रिंग के बीच में दो इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, -I और रेजोनेंस, तो यहां पर फिर हमें डोमिनेटिंग इफेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। और ये अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिटवीन COO- ग्रुप एंड रिंग विच इफेक्ट डोमिनेट्स, -I और रेजोनेंस? क्या लगता है, रिंग और COO- के बीच में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, -I या रेजोनेंस? आंसर है -I इफेक्ट। याद करो, दो ही तो केस मैंने आपको बताए थे, व्हेन हैलोजन इज प्रेजेंट ऑन रिंग, व्हेन COO- ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग, आई इफेक्ट बिटवीन रिंग एंड द ग्रुप डोमिनेट्स। याद करो, COO- का रिंग के साथ में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं, इन दोनों के बीच में आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस केस में रिंग के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो रिंग के रेस्पेक्ट में आप कह सकते हैं रिंग का -I इफेक्ट यहां पर डोमिनेट करेगा इस COO- ग्रुप के लिए। और आप देखो, क्योंकि मैं रिंग की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों ही आयंस की स्टेबिलिटी को मैं कंपेयर कर रहा हूं, और जिन दो आयंस की स्टेबिलिटी को मैं कंपेयर कर रहा हूं उनमें COO- ग्रुप कॉमन है। तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मिथाइल और फिनाइल, मैं उसका इफेक्ट देख रहा हूं। अगर आप मुझे ये कहें कि इन दोनों के बीच में अगर आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, और ऐसे में अगर मैं COO- के आई इफेक्ट की बात करूं, तो जब आप आई इफेक्ट COO- के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो उसका तो प्लस आई इफेक्ट होगा। तो आप कह सकते हैं COO- का रिंग के लिए रेजोनेंस नहीं, प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। और ठीक उसी तरह से रिंग के रेस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि रिंग का COO- के साथ रेजोनेंस नहीं, -I इफेक्ट डोमिनेट करेगा। भाई तो रिलेटिव है ना, ये प्लस आई करेगा और इसके रेस्पेक्ट में ये -I करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर रिंग का -I इफेक्ट COO- के लिए डोमिनेटिंग है, और यहां पर मिथाइल ग्रुप का COO- के लिए द ओनली इफेक्ट इज प्लस आई। अब मुझे बताओ, इन अनायंस की स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए आपके पास दोनों में एक एक इफेक्ट सेलेक्ट होकर आ चुका है, तो आप बताओ कौन सा इफेक्ट अनायन के लिए स्टेबलाइजिंग होगा, प्लस आई या -I? क्या मैं कह सकता हूं माइनस के लिए तो माइनस इफेक्ट अच्छा होता है। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं दिस -I इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप विल स्टेबलाइज अनायन, while plus I effect of methyl group will destabilize anion। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं conjugate base of benzoic acid is more stable than conjugate base of acetic acid। और अगर benzoic acid का conjugate base ज्यादा stable है तो याद करें एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं फिर तो अगर बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। क्या समझ में आई है? इसके बेसिस पर अगर बात की जाए तो यहां हम कह सकते हैं दिस इज द रीजन व्हाई बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड, सिंस
conjugate base of benzoic acid is more stable than conjugate base of acetic acid. क्या बात समझ में आ रही है? अब एक पॉइंट ये आता है कि अगर हमने बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से एक्सप्लेन किया है, तो पॉइंट आता है फिर तो इसी कंसेप्ट को हम यहां अप्लाई कर लें. हम इसके लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रेजोनेंस की बात क्यों कर रहे हैं? हम यहां भी ये कंसेप्ट अप्लाई कर दें ताकि तीनों ही कंपाउंड्स को हम एक कॉमन कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर पाए. चलिए लेट अस ट्राई. इस कंसेप्ट को जरा यहां अप्लाई करके देखते हैं. ध्यान देना, अगर इन दोनों में बात की जाए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो जरा देखो इसका कॉन्जुगेट बेस अभी हमने डिस्कस किया है बेंजोएट आयन, और यहां पर हमने कहा फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट जो है वो इस अनायन को स्टेबलाइज कर रहा है. अब जरा देखिए, अगर हम फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, यहां से H को रिमूव करेंगे, C माइनस, तो उस पर H का क्या इफेक्ट होगा? आंसर है कोई इफेक्ट नहीं. H डज नॉट शो आई इफेक्ट. तो ऐसे में हम बात कर सकते हैं कि अगर H का इसके कॉन्जुगेट बेस के लिए अनायन के लिए नो इफेक्ट है और फिनाइल ग्रुप का अनायन के लिए माइनस आई है, तो फिर तो नो इफेक्ट से ज्यादा अच्छा माइनस आई होगा. मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ बेंजोइक एसिड विल बी इवन मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेट बेस ऑफ फॉर्मिक एसिड. और अगर बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस फॉर्मिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर बेंजोइक एसिड फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ये आगे आना चाहिए. लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है तो नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का कंसेप्ट इन दो कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए अप्लाई करता हूं तो इट फेल्स. यहां पर आप ध्यान देना, इस केस में हम बात कर सकते हैं कि यहां पर ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा है. बस यही प्रॉब्लम मैंने आपसे कही थी कि इस ओवरऑल ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक कॉमन कंसेप्ट नहीं है. एक सिंगल कंसेप्ट से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. वी हैव टू यूज टू कंसेप्ट्स टू एक्सप्लेन दिस प्रैक्टिकल फैक्ट दैट फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड. Is it clear now? So we have to use two concepts. We have to apply two concepts. Which two concepts? To compare formic and benzoic acid, this concept is to be applied. Resonance in carboxylic group. And to compare benzoic acid and acetic acid, we have to apply this concept, that is a general concept to explain acidic strength of compounds, that is stability of conjugate base. तो इस तरह से आप देखो, ये कंसेप्ट इन कंपाउंड्स को अप्लाई, इन कंपाउंड्स के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और ये कंसेप्ट हम इन कंपाउंड्स के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे. तो इस तरह से दो कंसेप्ट्स को यूज करके हम इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब आप ध्यान देना, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा इस बात को अच्छे से. देखो वास्तव में अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हमें दो कंसेप्ट्स का यूज करना ही पड़ेगा. इसमें हम हेल्पलेस हैं, मैं आपकी इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इनफैक्ट कोई भी नहीं कर पाएगा. हमें क्वेश्चंस को थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए, क्वेश्चंस में कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को थियोरेटिकली कंपेयर करने के लिए दो कंसेप्ट का यूज करना ही पड़ेगा. वास्तव में एक बात सोचिए, अगर आप ध्यान दें तो जब मैंने बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया, उसमें मैंने ऑर्थो इफेक्ट और SIR की एप्लीकेशन ली, और वहां पर हमने कंपैरिजन किस बेसिस पर किया था? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसी बेसिस पर एक्सप्लेन किया. वास्तव में अगर आप देखेंगे तो वहां पर अगर मैंने ये कंसेप्ट यूज किया था तो ये कंसेप्ट तो एक तरह से हमने चेंज कर दिया ना, क्योंकि अगर आप याद करें तो उससे पहले तक मैं किस कंसेप्ट को यूज कर रहा था? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. हम तो जनरल कंसेप्ट ये यूज करते आ रहे हैं. इंडक्टिव इफेक्ट में जब सबसे पहले मैंने पहली बार एसिडिक स्ट्रेंथ के से रिलेटेड एप्लीकेशन डिस्कस की थी, तो याद करो वहां पर एक की कंसेप्ट तो मैंने आपको यही दिया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. लेकिन जब मैं बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहा था, तो वहां तक आते आते मैंने कंसेप्ट ही चेंज कर दिया. और मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल मुझे इस बात का विश्वास है कि जब मैंने बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैक्सिमम स्टूडेंट मैं मानता हूं कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को यह पता भी नहीं चला होगा कि मैंने वहां पर कंसेप्ट ही चेंज कर दिया है. क्योंकि वास्तव में जनरल कंसेप्ट की अगर बात करें तो की कंसेप्ट की अगर बात करें तो उस एप्लीकेशन से पहले तक हमने की कंसेप्ट तो ये यूज किया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. लेकिन जब बेंजोइक एसिड
और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में मैंने ऑर्थो इफेक्ट और एसआईआर की एप्लीकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की, तो वहां वास्तव में मैंने कंसेप्ट ही चेंज कर दिया था। वहां पर मैंने बात किस बेसिस पे की, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास दो कंसेप्ट हैं जिनको हमें नहीं चाहते हुए भी यूज करना ही पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड्स गिवन फॉर कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अल्टीमेटली देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ की एप्लीकेशंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकली उन कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए अब आपको फाइनली दो कंसेप्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है दो कंसेप्ट्स कौन से, रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो ये दो कंसेप्ट्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे। इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि हम एक कंसेप्ट पर काम कर पाए, हाँ, लेकिन ये जरूर मैं आपको हेल्प करना चाहूंगा कि इन दो कंसेप्ट्स में कौन सा कंसेप्ट हमें कब अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो, स्टूडेंट इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं कि हम दो कंसेप्ट हमें यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम थ्योरेटिकली कंपाउंड्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, तो चलिए हम इन दो कंसेप्ट्स को यूज कर लेंगे। लेकिन ये समझना हमें जरूरी होगा कि कौन सा कंसेप्ट हमें किस क्वेश्चन पर, किस तरह के कंपाउंड्स पर अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसे आप ध्यान देना। देखो, टू कंपेयर फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, अगर आप फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स की, इस कैटेगरी के कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए जो कंसेप्ट आपको यूज करना है, दैट इज रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस केस में जो कंसेप्ट आप यूज करेंगे वो ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ में आ रहा है किन कंपाउंड्स के लिए, व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बट अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं किन कंपाउंड्स के लिए, टू कंपेयर दोज एसिड्स इन विच हाइड्रोकार्बन पार्ट इज इन रेजोनेंस विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब आप ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को ले रहे हैं जिसका हाइड्रोकार्बन पार्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लाइक बेंजोइक एसिड, क्या मैं कह सकता हूं बेंजोइक एसिड का ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। और ऐसे एसिड को जब आप कंपेयर कर रहे हैं किस एसिड के साथ, विद द एसिड इन विच इट्स हाइड्रोकार्बन पार्ट इज नॉट इन रेजोनेंस विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब आप ऐसे दो एसिड्स को ले रहे हैं जिसमें एक में तो हाइड्रोकार्बन पार्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लाइक बेंजोइक एसिड, और दूसरे में हाइड्रोकार्बन पार्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, लाइक एसिटिक एसिड। जरा ध्यान देना, एसिटिक एसिड का ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, क्या ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? आंसर है नो। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई, और दूसरा एसिड कौन सा, वो एसिड जिसका हाइड्रोकार्बन पार्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, एक में है और एक में नहीं है। अगर आप ऐसे दो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, इस दो कैटेगरी के एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है, ध्यान देना। उस केस में फिर हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इस केस में आप कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको दो कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, टू कंपेयर फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड and substituted benzoic acid, we have to apply the concept resonance in carboxylic group. So what is the concept? More the resonance in carboxylic group, more will be the acidic strength of compound, right? But to compare those two acids in which in one its hydrocarbon part is involved in resonance with carboxylic group like benzoic acid, and in second hydrocarbon part is not involved in resonance with carboxylic group like acidic acid. To compare such two category of compounds, we have to apply the concept stability of conjugate base. So that is the acid whose conjugate base is more stable will be more acidic. तो इस तरह से आपको कैटेगरी को चेक करते हुए कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। So this is about acidic strength comparison of formic acid, benzoic acid and acetic acid. चलिए इसी कैटेगरी के लिए अब देखो, दो कैटेगरीज मैंने आपको बता दी, दो कंसेप्ट्स मैंने आपको बता दिए, किन कैटेगरी पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, अभी एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी।
जरा देखो एक और क्वेश्चन मैंने दिया है इसी कंसेप्ट पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसे मैं एक बार अलग से लिख देता हूं और फिर हम उन कंसेप्ट्स को यहां पर अप्लाई करते हैं। ये 4 कंपाउंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए हैं और इनका हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, पहले तो इन कंपाउंड्स की कैटेगरी सोची क्या है। देखो ये तो हमारे पास है बेंजोइक एसिड, और क्या मैं कह सकता हूं इट इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। और अब जरा मुझे बताओ बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए किस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, चेक करते हैं। अगर हमें बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को कंपेयर करना है तो हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ध्यान देना, अगर हम यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होने वाले रेजोनेंस की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट कंपाउंड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रेजोनेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिंग के साथ में रेजोनेंस कम है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिंग के साथ में रेजोनेंस कम क्यों है? ऑर्थो इफेक्ट। यहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग से कुछ आउट चला जाएगा, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग से कुछ आउट जाएगा तो रिंग के साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रेजोनेंस कम हो जाएगा, और रिंग का अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में रेजोनेंस कम होगा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इंटरनल रेजोनेंस बढ़ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम बात कर सकते हैं। देखो इन दोनों में अगर बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप वी कैन से फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। ये समझ में आया? चलिए सेकंड एंड थर्ड की बात करते हैं। अब जरा मुझे आप बताएंगे सेकंड एंड थर्ड के एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं किस बेसिस पे कंपेयर करूं। देखो ये तो हमने कंपेयर कर लिया, यहां लिख देता हूं मैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट इज मोर देन सेकंड। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि इन दो कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए क्या कंसेप्ट अप्लाई करें? क्या यही कंसेप्ट अप्लाई करना है? आंसर है नो। चलो ध्यान देना, अब मैं दो ऐसे एसिड्स की बात कर रहा हूं जिसमें एक में आप देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में हाइड्रोकार्बन पार्ट का रेजोनेंस है। इट्स हाइड्रोकार्बन पार्ट दैट इज बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, व्हाइल इन दिस कंपाउंड इट्स हाइड्रोकार्बन पार्ट इज नॉट इन रेजोनेंस विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसे केस में आप देखो, जब आप ऐसे दो एसिड्स को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें एसिड इन विच हाइड्रोकार्बन पार्ट इज इन रेजोनेंस विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद द एसिड इन विच हाइड्रोकार्बन पार्ट इज नॉट इन रेजोनेंस विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहां पर मैंने आपसे कहा हमें किस कंसेप्ट को अप्लाई करना होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो फिर तो यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स के लिए, इन दो कंपाउंड्स के कंपैरिजन के लिए हमें यहां पर कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और जरा ध्यान देना, अगर हम इन दोनों के कॉन्जुगेट बेस बनाएं, चलिए मैं बना देता हूं, इन इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस आपके पास ये हो जाएगा, H प्लस को रिमूव कर दिया मैंने, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस हमारे पास ये हो जाएगा। और अब आप ध्यान देना, इनके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस आ चुके हैं। इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के लिए ध्यान देना, इस रिंग का तो आप कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा इस अनाइन के लिए, और इस रिंग का कार्बोक्सिलेट आयन के लिए अभी अभी हमने डिस्कस किया, इस रिंग का कार्बोक्सिलेट आयन के लिए दो इफेक्ट हैं। ये इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व होगी और इसका माइनस आई भी होगा। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया COO माइनस और रिंग के बीच में रेजोनेंस नहीं, आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो फिर तो रिंग का इस पर माइनस आई इफेक्ट आप कह सकते हैं डोमिनेट करेगा। अब जरा बताओ अनायन के लिए क्या अच्छा है, प्लस आई या माइनस आई? आंसर है माइनस आई। तो फिर तो दिस कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल देन दिस कॉन्जुगेट बेस, और जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है वो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब सेकंड इज मोर एसिडिक देन थर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? और इसकी अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं, इस कॉन्जुगेट बेस, इस एसिड के करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसकी स्टेबिलिटी तो और भी कम होगी, क्योंकि यहां पर तो आप कह सकते हैं इस मिथाइल ग्रुप का और एडिशनल प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा।
और एडिशनल प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा तो इसकी स्टेबिलिटी और भी कम, और स्टेबिलिटी अगर कम तो फिर तो एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स। तो क्या इस क्वेश्चन के बाद में अब मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आपको अब ये समझ में आया होगा कि कौन सा कंसेप्ट हमें किन कंपाउंड्स पर अप्लाई करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको ये आइडिया होना चाहिए, ये की पॉइंट्स हैं कि जब आप इस कैटेगरी के कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, और इस कैटेगरी के कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। सो दिस इज अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, देखो इन क्वेश्चन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। फॉर्मिक एसिड more acidic than benzoic acid and benzoic acid is more acidic than acetic acid, right? आप ध्यान देना। देखो ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है जिसको हमने एक्सप्लेन किया है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया 2 कंसेप्ट्स को यूज करके। आप ध्यान देना, इस ऑर्डर में मैं आपको कुछ और कंपाउंड्स लिखवा रहा हूं जो वास्तव में ओवरऑल ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है। एक्सेप्शनल केसेस आप मान सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल केस आप मान सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। आप ध्यान देना। देखो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। और ध्यान देना फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है स्क्वेरिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है स्क्वेरिक एसिड। स्क्वेरिक एसिड क्या होता है, देखो ये आप इसका स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। स्क्वेरिक एसिड की अगर बात की जाए दिस कंपाउंड इज नोन एज स्क्वेरिक एसिड। और ध्यान देना स्क्वेरिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है पिक्रिक एसिड। स्क्वेरिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन स्क्वेरिक एसिड। पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ये हमने डिस्कस भी किया है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं उसका भी। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज नॉन एज पिक्रिक एसिड। दिस इज ट्राइनाइट्रोफिनॉल दैट इज नॉन एज पिक्रिक एसिड। और ध्यान देना पिक्रिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन पिक्रिक एसिड। ये एक ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेसिस पर, पीके वैल्यूज के बेसिस पर एक ऑर्डर है जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देना एसिडिक एसिड और पिक्रिक एसिड, इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो एग्जाम में आ भी चुका है, तो याद रखें sulfonic acid is more acidic than picric acid. Picric acid is more acidic than squaric acid. This is squaric acid. Squaric acid is more acidic than formic acid. That is more acidic than benzoic acid. And benzoic acid is more acidic than acetic acid. और ध्यान दें, देखो इसमें एक एक्सेप्शनल केस जरा आप देखिएगा, आप याद करें हमने डिस्कस किया था, इन जनरल फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन जनरल फिनॉल्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक होते हैं। याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो जो फिनॉल्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक होते हैं, बट देयर इज अ फिनॉल व्हिच इज इवन मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हिच फिनॉल? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड है तो फिनॉल ना, इस कंपाउंड की कैटेगरी है तो फिनॉल। तो ये आपके पास एक्सेप्शनल केस है जिसमें फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। अदरवाइज इन जनरल अगर बात की जाए तो ध्यान देना इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और याद करें एक जनरल ऑर्डर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिनॉल से लेस एसिडिक होगा वाटर, और वाटर से लेस एसिडिक होगा अल्कोहल, और अल्कोहल से लेस एसिडिक होगा एसिटाइलिन। तो ये एक जनरल ऑर्डर आप माइंड में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको क्वेश्चंस में इसका यूज मिलेगा। सो इट इज ओवरऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, जो कि कुछ कंसेप्चुअल है और कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट पीके वैल्यूज के बेसिस पर बेस्ड है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ये एक जनरल ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है जिसका यूज आपको क्वेश्चंस में होगा।